हेलो, नमस्ते, ग्रीटिंग्स। स्टडी एंड क्रैक विद वैष्णवी सालवी में आपका स्वागत है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के कोर्स में मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जो बेसिकली आपको बताता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिलेबस है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ट्रेंड रही है और आप किस तरह इस सब्जेक्ट को अप्रोच करोगे। फिर आपको ये भी पता होगा कि ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा जियोग्राफी और साइंस के साथ रिलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बेसिकली बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले सोचा कि आप फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेयर को पहले समझ लें ताकि आपको एक कीवर्ड्स का बेस तैयार हो जाएगा। इसके लिए मैंने थर्ड वीडियो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आपको पढ़ाया था, पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर क्या था, प्रेजेंट एटमॉस्फेयर क्या है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, इंसुलेशन क्या है, हीटिंग एंड कूलिंग के कौन कौन से प्रोसेसेस है, कन्वेक्शन क्या होता है, एडवेक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। अगर इन चीजों को आपने नहीं देखा तो प्लीज पहले पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, फिर हम पार्ट 2 पे प्रोसीड करेंगे। पार्ट 2 का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सिलेबस ज्योग्राफी के साथ ओवरलैप करता है, बट आज हम बेसिकली इसको एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फोकस से पढ़ेंगे। हीट बजट आज के टॉपिक का, आज के वीडियो का हाईलाइट रहेगा, क्योंकि हीट बजट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फिर आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम हीट बजट क्या होता है देखेंगे, हम लैटिट्यूड्स के अक्रॉस हीट कैसे चेंज होता है और फिर भी कैसे बैलेंस में रहेगा वो देखेंगे। क्या फैक्टर्स होता है कि अर्थ पे कहीं पे ज्यादा टेम्परेचर फील होता है, कहीं पे कम टेम्परेचर फील होता है, ह्यूमिडिटी, हवा में नमी क्या होती है, कंडेंसेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है। सी बेसिकली बहुत से लोगों को लगता है प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश। इट इज नॉट लाइक दैट। क्लाउड्स से लेके जमीन तक वाटर इन एनी फॉर्म, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स टू ग्राउंड उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। चाहे वो स्नोफॉल हो, हेलस्टोन्स हो, बारिश हो, दिस ऑल आर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, सिर्फ बारिश नहीं। तो इन सारी चीजों को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हीट बजट पे फोकस करते हैं। देखो, मैंने आपको बोला था कि सन से आने वाली जो सनरेज होती है उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, ये जो सनरेज सन से अर्थ के लिए निकलती है वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, तो उसको शॉर्ट वेव्स बोला जाता है। एक बार ये वेव्स अर्थ तक पहुंच गई, अर्थ इन वेव्स को एब्जॉर्ब करके इनको रेडिएट बाहर कर देगा। किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को, जैसे अगर आप जलते हुए कोयलों को देखो, इफ यू सी बर्निंग कोल्स, अगर हम उनके पास जाके खड़े हो जाते हो तो रेडिएट हीट आउट। सिमिलरली अर्थ जब सनरेज एब्जॉर्ब करेगा वो भी हीट बाहर रेडिएट कर देगा। इस रेडिएशन को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। याद रखना, सोलर रेडिएशन मतलब सन से आने वाली हीट, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब अर्थ से आने वाली हीट। याद रखना, सन से आने वाली जो सोलर रेडिएशन होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। अर्थ से जब वेव्स बाहर जाती है स्पेस की तरफ या सन की तरफ, उसे हम बोलेंगे लॉन्गर वेवलेंथ। सो बेसिकली शॉर्टर वेवलेंथ एक बार अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली, फिर वो जब बाहर रेडिएट करती है तो लॉन्गर वेवलेंथ की वेव्स रेडिएट करती है। फिर भी हम देखोगे एनुअल मीन टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये क्यों है कि इतना वेरिएशन होके भी अर्थ का टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, मीन टेम्परेचर। इसका मतलब कहीं पे भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बीच में एक बैलेंस है कि जितनी धूप आ रही है उतनी धूप अगर बाहर जाएगी तो ही आपका एवरेज मीन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इस बैलेंस को बोलते हैं हीट बजट। ठीक है, इसको मैं पहले आपको एक डायग्राम द्वारा समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और इसका रिटन थियोरी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पर मैं चाहती हूँ कि आप डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लो, और एक बार समझने के बाद अगर आपको लगता है डायग्राम याद हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करना, क्योंकि ये जीएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले डायग्राम एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ आपको किन किन चीजों पर ध्यान रखना है। इंसुलेशन मतलब बेसिकली मैंने बताया सन से आने वाली धूप, तो उसको हमने 100% या फिर 100 यूनिट्स के तौर पे लिया है। हमें क्या प्रूव करना है कि 100 यूनिट्स या 100 रेज ऑफ सन अगर अर्थ के लिए निकली है तो वापस भी 100 रेज ही बाहर जानी चाहिए, ये अपना क्राइटेरिया होगा। अगर 100 आई हुई है, 100 बाहर गई, बैलेंस मेंटेन्ड है, मतलब हीट बजट बैलेंस्ड हो गया। ये जो ब्लू में मैंने नंबर लिखे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बेसिकली स्टेप्स है। 6 स्टेप्स में हम हीट बजट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेडी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट अस कंसीडर सन से 100 रेज है, 100% रेज निकल गई अर्थ के लिए। सो ये रेज शॉर्ट वेवलेंथ की फॉर्म में, तो शॉर्ट वेवलेंथ वेव्स बोलेंगे, शॉर्ट वेव्स बोलेंगे। जैसे ही
अर्थ के पहले एटमॉस्फेयर का लेयर रहेगा, फिर स्पेस है। तो जैसे ही सन रेज एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, सपोज 100 रेज ने एंटर किया, 35 रेज या 35 यूनिट्स उसमें से वापस स्पेस में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। When these waves are directly reflected back to the space from the surface, इस प्रोसेस को बोलते हैं एल्बेडो। एल्बेडो प्रोसेस मतलब अगर आप कभी भी वेव्स इंसिडेंट करते वो इमिडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे सरफेस से। तो एल्बेडो इफेक्ट यूजुअली सारे प्लैनेट से स्पेस में पढ़ा जाता है। एल्बेडो ऑफ अर्थ इज कि 35 यूनिट्स जितना भी प्रोपोर्शन आएगा उसका 35% वापस स्पेस में चला जाता है। स्टेप 1 क्या हो गया, 100 रेज में से 35 रेज वापस चली गई। फिर हो सकता है कि इन 35 रेज में से 27 रेज को क्लाउड्स ने भेजा, 2 रेज को स्नो या आइस ने भेजा, 6 रेज को स्कैटरिंग प्रोसेस ने भेजा। ये एनसीईआरटी का डेटा है, तो ये एक्यूरेट है, आपको याद रखना है। तो आप मुझे बताओ 100 में से 35 रेज वापस चली गई, कितनी बच गई, 65 रेज। तो ये स्टेप 2 जो है, ये जो लेयर है ना, ये हम एटमॉस्फेयर की कंसिडर कर रहे हैं। तो अभी याद रखना, एटमॉस्फेयर एक गेट पास की तरह, एक पैसेज की तरह है। जब भी एटमॉस्फेयर से वेव्स पास होंगी, चाहे वो सन से अर्थ की तरफ जा रही है, अर्थ से सन की तरफ जा रही, दोनों टाइम पे एटमॉस्फेयर ना एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। तो 65 यूनिट्स की रेज अभी निकली है अर्थ के सरफेस पे पहुंचने के लिए, बट 65 में से 14 यूनिट्स एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो शॉर्ट वेवलेंथ कितनी एब्जॉर्ब की एटमॉस्फेयर ने, 14। तो स्टेप 2 में आप देखोगे 65 में से 14 यूनिट्स एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किए, बचे कितने, 65 माइनस 14, 51। तो एक्चुअली स्टेप 3 में 51 यूनिट्स ऑफ रेज रीच द अर्थ। ठीक है, तो देखो 100 निकली थी, अर्थ के सरफेस तक पहुंच गई 51। अर्थ का काम है कि जितना हीट आया उतना वापस रेडिएट करने का। सो अर्थ रेडिएट्स 51 यूनिट्स बैक इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब लॉन्गर वेवलेंथ की इसमें चली गई। अभी अर्थ जो 51 यूनिट्स की रेज वापस भेज रहा है, उसमें से 17 यूनिट, स्टेप 4 देखना, डायरेक्टली स्पेस तक चली जाती है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो 51 में से 17 यूनिट्स को कम करो, कितने हो जाते, 34। तो ये 34 कहाँ रह गए, ये जो 34 है इनको एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एटमॉस्फेयर ने जाते हुए भी रेज को एब्जॉर्ब किया, आते हुए भी रेज को एब्जॉर्ब किया। शॉर्टर वेवलेंथ में 14 यूनिट को एब्जॉर्ब किया, लॉन्गर वेवलेंथ की जब वेव्स बनी थी तो 34 यूनिट्स को एब्जॉर्ब किया। फिर एटमॉस्फेयर क्या करता है कि अभी तो प्रोसेस कंटिन्यू, वापस नया हीट तो आएगा। तो एटमॉस्फेयर ने जितनी सारी हीट एब्जॉर्ब की थी, 14 प्लस 34 इज इक्वल टू 48, इन 48 यूनिट्स की हीट को वापस स्पेस में भेज देता है। दिस इज स्टेप 6। तो अगर आप ऐड करोगे 17 प्लस 35 प्लस 48 इज इक्वल टू 100। तो अब देख रहे हो 100 रेज बाहर निकली थी अर्थ के लिए आने के लिए, वापस स्पेस में कितनी चली गई, 100। तो ये हो गया बैलेंस ऑफ हीट। वापस एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, डोंट वरी। लेट्स कंसिडर 100 रेज सन से अर्थ के लिए निकली थी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। 100 में से 35 डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक हो गई स्पेस में जैसे उन्होंने एटमॉस्फेयर को एंटर किया। इस प्रोसेस को बोलते हैं एल्बेडो। स्टेप 1 एल्बेडो। स्टेप 2 में जितनी 65 यूनिट्स, क्योंकि 100 माइनस 35, जितनी 65 यूनिट्स बची थी उसमें से 14 यूनिट्स एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, बच गई 51। स्टेप 3 में 51 यूनिट्स को अर्थ वापस बाहर रेडिएट कर देगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में। सो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में जब 51 यूनिट्स निकलती है, उसमें से 17 यूनिट डायरेक्टली स्पेस तक पहुंच जाएंगी, 34 यूनिट्स एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रहा है। सो एटमॉस्फेयर में आते हुए 14, जाते हुए 34, इन टोटल 48। तो एटमॉस्फेयर ने 48 यूनिट्स वापस स्पेस में भेज दिए। तो अब एल्बेडो डायरेक्टली स्पेस को भेजना, एटमॉस्फेयर ने स्पेस को भेजने वाली अगर चीजें काउंट करोगे, टोटल हो जाता है 100। तो जितना सोलर रेडिएशन आया था उतना एट द एंड 100 यूनिट्स वापस चले गए। इस चीज को बोलते हैं हीट बजट। इसी की थियरी मैंने आपको लिखवा के हुई दी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके थियरी को पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एंड में मैंने क्या दिया, अकाउंट ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन विच ऑलवेज मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ हीट, इसको बोलते हैं सरफेस ऑफ हीट। इसका आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलते स्कूल की तरह कि एक्सप्लेन हीट बजट। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि व्हाई डज द अर्थ डज नॉट रिमेन हॉट और व्हाई इज द अर्थ नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। मतलब ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से अर्थ का हीट बैलेंस में। इनडायरेक्टली आपको बता रहे हीट बजट को एक्सप्लेन करो। ठीक है, आगे देखते हैं।
लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। इसका मतलब क्या बताया गया, देखो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप अर्थ को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, क्या होता है, इस डायग्राम को देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वेटर। अगर आप देखो कि 0 डिग्री to 30 डिग्री ट्रॉपिक्स होता है, 60 डिग्री तक टेम्परेट रीजन होता है, 60 ऑनवर्ड्स पोलर होगा। तो अगर आप देख रहे हो 0 डिग्री to 60 डिग्री साउथ जाओ या 0 डिग्री to 60 डिग्री नॉर्थ जाओ, ठीक है, दिस इज योर बेसिकली ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। 60 ऑनवर्ड्स एंड तक चले जाओ, दैट इज योर पोलर रीजन। और एक चीज आपको इस डायग्राम में समझनी है कि ये जो प्लेन लाइन है, दिस लाइन इज नथिंग बट दिस इंडिकेट्स व्हाट, ये इंडिकेट कर रहा है कि कितना हीट मिल रहा है, हाउ मच हीट इज गिवन। और ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रहे हैं कितना हीट लॉस्ट हो गया। तो आप देख रहे हो कि ट्रॉपिकल रीजन में हीट गिवन इज मोर, क्योंकि जितनी हीट मिल रही है उसकी लाइन ऊपर है, हीट लॉस्ट इज लेस। तो अगर ज्यादा गर्मी मिल रही है, कम लूज आउट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द रीजन ऑफ सरप्लस हीट, आपको यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा मिल रही है। पोलर रीजन में आप देखोगे हीट कम मिल रही है, अराउंड 50 तक आपको हीट मिल रही है, लूज आउट कितनी हो रही है, 100-150 से भी ज्यादा। तो यहाँ पे हीट गेन इज लेस बट हीट लॉस इज मोर, सो पोलर रीजन इज अ रीजन ऑफ हीट डेफिशिट। तो इसके लिए आपको पोलर रीजन में आपको कम गर्मी मिलेगी, ज्यादा आपको ठंडी मिलती है, और ट्रॉपिकल रीजन में आपको ज्यादा गर्मी मिलती है। बट फिर भी ये क्यों हो रहा है, इंसोलेशन की वजह से, क्योंकि पोलर रीजन पे कम सनरेज जा रही है, ट्रॉपिकल रीजन पे ज्यादा सनरेज जा रही है। सो दिस इम्बैलेंस इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ इंसोलेशन एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। बट अपना टॉपिक क्या है, लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। मतलब ये है कि हीट बैलेंस क्या होता है। तो कभी कभी क्या होता है, हवाओं की वजह से, ओशन करंट्स की वजह से एक जगह की जो गर्मी होती है वो दूसरी जगह ट्रांसफर की जाती है। तो आप ये लिखोगे that imbalance of heat at different latitudes is being nullified to some extent by winds and ocean currents which transfer heat from a surplus region to heat deficit region. इस चीज को बोलते हैं लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। मतलब एग्री किया कि सनरेज अलग अलग जगहों पे इनडायरेक्ट कम और ज्यादा मात्रा में गिर रहे, बट हवाएं और ओशन करंट्स इस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प कर देती है। तो मैंने एक पहला आपको एटमॉस्फेयर का हीट बैलेंस बताया, अभी मैंने आपको लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस बताया। कभी कभार एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अभी हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द लैटिट्यूड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी ये देखेंगे, ये जो लैटिट्यूड्स के अराउंड ये जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इन टोटल 8 फैक्टर्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको इक्वेटर पे ज्यादा गर्मी फील होती है, पोल्स पे कम। इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, पोल्स इज 90 डिग्री लैटिट्यूड। आपको ये क्यों डिफरेंस फील होता है, क्योंकि आपको पता है इक्वेटर पे सनरेज परपेंडिकुलर गिरती है और पोल्स पे एकदम एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है। तो इसके लिए आपको पता है कि लैटिट्यूडनल डिफरेंस होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो ये पॉइंट 1। फिर पॉइंट 2 में हम देखेंगे लैंड एंड सी कॉन्ट्रास्ट। आपने स्कूल में भी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पढ़ा होगा, तब आपने ये पॉइंट पढ़ा होगा कि लैंड जो होती है वो बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी कोल्ड हो जाती है। तो ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड फास्टर, ड्यूरिंग द नाइट लैंड गेट्स कूल्ड फास्टर। बट सी का ये नहीं होता, पानी थोड़ा स्लो वेरिएशन दिखाता है। तो ये हम पढ़ेंगे। रिलीफ और ऑल्टीट्यूड, रिलीफ का मतलब था टोपोग्राफी, कहीं पे पहाड़, कहीं पे खाई, कोई कहीं पे नदी, कहीं पे डिप्रेशन, बेसिन, तो रिलीफ होता है। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो हाइट की वजह से, रिलीफ की वजह से क्या टेम्परेचर में डिफरेंस आ सकता है, वो हम देखेंगे। तो बेसिकली उसमें हम ये पॉइंट कवर अप करेंगे कि गर्मी के टाइम हम क्यों बोलते हिल स्टेशन जाएंगे, क्यों मतलब हम ऑल्टीट्यूड को ज्यादा फेवर कर रहे हैं, तो ऐसा। फिर ओशन करंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ओशन करंट्स, जैसे मैंने आपको बोला है लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस में, कि ओशन करंट्स और हवाएं ये दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में एक ऐसा रोल प्ले करेंगे, वो हम देखेंगे। फिर वेजिटेशन कवर से, कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैं आपको डेजर्ट में घूमने लेके जाऊँ गर्मी के टाइम, आपको बहुत पसीना, बहुत अनइजीनेस फील होगा। बट वही अगर मैं आपको भले भले गर्मियों पर मैं अगर आपको जंगल में घूमने लेके जाऊँ, आपको इतनी हीट फील नहीं होगी। सो इसका मतलब वेजिटेशन से डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस ऑन द टेम्परेचर। तो क्या वो है डिफरेंस है, वो हम देखेंगे। नेचर ऑफ सॉइल,
तो अलग अलग सॉइल में भी हीट का, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताओ, अगर बहुत ज्यादा गर्मी और मैं आपको समुद्र के पास सैंड में बिना चप्पल के घूमने बोलूं, क्या आप उस सैंडी सॉइल पे चल पाओगे? नहीं। बट सपोज आप किसी जमीन पे जहाँ पे ब्लैक सॉइल है, मार्शी सॉइल है, ठीक है, मार्शी एरिया, और वहां पे आपको मैं चलने बोलूं, रिलेटिवली उस सैंड के कंपैरिजन में आप यहाँ पे थोड़ा आसानी से चल पाओगे। तो डेफिनेटली नेचर ऑफ सॉइल पे भी टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। फिर स्लोप एंड एस्पेक्ट क्या होता है, एक होता है पहाड़ का जेंटल स्लोप, एक होता है स्टीप स्लोप। तो इस स्लोप की वजह से क्या डिफरेंस होगा वो भी हम देख लेंगे। तो इन 8 फैक्टर्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट जाऊंगी क्योंकि इतना आपको बस इसके पॉइंट समझने हैं, ठीक है। तो देखो डायग्राम की तरफ देखना, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हुए क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता जा रहा है। इक्वेटर से लेके पोल्स की तरफ अमाउंट ऑफ हीट भी कम होती जा रही है। इसके लिए आप देख रहे हो इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन में हीट ज्यादा होती है, पोलर रीजन में टेम्परेचर कम होता है। दैट इज अ डिफरेंस ऑफ अनइवन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड। क्यों? क्योंकि हर लैटिट्यूड पे अलग अलग अमाउंट ऑफ सनरेज गिरेंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लैंड एंड सी कॉन्ट्रास्ट। मैंने जैसे आपको बोला था लैंड गेट्स हीटेड फास्टर ड्यूरिंग द डे एंड कूल्स ऑल्सो मोर रैपिडली ड्यूरिंग नाइट, बट पानी ये नहीं दिखा था। बट अभी इसमें दो एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको याद रखने, स्नो कवर्ड लैंड एंड वेजिटेटेड लैंड, वेजिटेशन कवर्ड लैंड। आपको एक पॉइंट जिंदगी में याद रखना, कभी भी अगर आपको कोई पूछेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा हीट कौन सा सब्सटेंस रिफ्लेक्ट करता है, तो वो है बर्फ। स्नो जो होता है, स्नो हैज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो एक नॉर्मल जमीन है और एक बर्फीली जमीन है। बर्फीली जमीन पे कितनी भी सनरेज आप गिरा दो, जितनी भी सनरेज आ रही है ना, वो लैंड बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, पोलर एरियाज में ना टेम्परेचर बहुत जल्दी चेंज नहीं होता, ठीक है। पोलर एरियाज टेक लॉट ऑफ टाइम टू गेट वार्म्ड। तो भले ही मैंने आपको बोला कि लैंड बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, स्नो कवर्ड लैंड नहीं। दूसरी एक चीज आप याद रखो कि लास्ट पॉइंट देखना, अब वेजिटेशन कवर्ड लैंड ये भी बहुत जल्दी हीटअप नहीं होती। क्यों? क्योंकि भले ही कितनी सारी गर्मी आ रही है, प्लांट्स के अंदर आपने ट्रांसपिरेशन नाम का प्रोसेस पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो साइंस एंड टेक में कवर हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स थ्रू द टिप ऑफ देयर लीव्स। तो बहुत ज्यादा गर्मी हो गई तो प्लांट्स अपने अंदर का पानी लूज आउट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जमीन को गर्म करने से पहले प्लांट्स अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सो वेजिटेशन कवर्ड लैंड में भी आपको ज्यादा गर्मी फील नहीं होगी। इसके लिए मैं आपको डेजर्ट और जंगल का एग्जाम्पल दिया। तो हमने लैटिट्यूड देखा, लैंड एंड सी देखा। थर्ड पॉइंट देखते रिलीफ एंड ऑल्टीट्यूड। देखो अपनी जो हिमालयाज है ना, हिमालयाज के ऊपर सेंट्रल एशिया से बहुत ठंडी हवाएं भारत में आ सकती है, बट क्योंकि हिमालयाज है, दिस हिमालयाज एक्ट एज बैरियर, बैरियर मतलब ऑब्स्टैकल की तरह एक्ट करते, तो ये ठंडी हवाएं हम तक पहुंच नहीं पाती। इसके लिए हमारे पास नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में काफी फेवरेबल क्लाइमेट है एग्रीकल्चर के लिए। अगर हिमालयस नहीं होती तो ये ठंडी हवाएं इंडिया में आ जाती और इंडिया वुड हैव रिलेटिवली कूलर टेम्परेचर, विच इज नॉट गुड। सो दिस माउंटेन्स आर एक्चुअली समहाउ मेंटेनिंग आवर लाइफस्टाइल, ठीक है। तो रिलीफ के वजह से हाँ डेफिनेटली फर्क पड़ा, पहाड़ नहीं होता तो टेम्परेचर वेरिएशन हो जाता। दूसरी एक चीज मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था, लैप्स रेट क्या होता है, कि जैसे जैसे आप 1-1 किलोमीटर ऊपर जाओगे 6.5 डिग्री टेम्परेचर गिरना चाहिए। अगर वो गिर रहा है तो नॉर्मल लैप्स रेट, नहीं गिर रहा तो एबनॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। तो इसके लिए जब भी आप इसमें जाते हो हिल स्टेशंस पे, तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता जा रहा है, एंड दैट इज द रीजन यू विल फील कूलर एट माउंटेन्स देन एट प्लेन्स ड्यूरिंग समर। तो देखो लैटिट्यूड, फिर हमने क्या देखा, लैंड एंड सी, रिलीफ एंड ऑल्टीट्यूड, तीनों के वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है। और एक चीज देखेंगे ओशन करंट। ओशन करंट्स दो टाइप के होते हैं, मेरे पीछे वाले बैकग्राउंड में भी आप देखोगे वर्ल्ड मैप पे मैंने ओशन करंट्स बनाए हुए, ब्लू में जो ठंडे वाले, रेड में अगर आपको दिख रहे हैं तो वार्म ओशन करंट्स है। तो जहां पे भी वार्म ओशन करंट जा रहा है वहां के कोस्ट रिलेटिवली वार्मर होते हैं, जहां पे कोल्ड ओशन करंट जाता है वहां के कोस्ट रिलेटिवली कूलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल्फ स्ट्रीम लोगे, गल्फ स्ट्रीम का एक्सटेंडेड पार्ट है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन कोस्ट से फ्लो होता है, ठीक है, या फिर आप बोलोगे नॉर्थ अमेरिका के साइड से फ्लो होता है। तो यहाँ पे अगर ये वार्म करंट नहीं फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग विंटर्स
ऑल दिस कंट्रीज विल फ्रीज, बट क्योंकि विंटर्स के टाइम पानी ओशन वार्म ओशन करंट लेके आते, रिलेटिवली दे हैव अ स्टेबल एनवायरमेंट ओवर देयर, वो एकदम फ्रीज नहीं हो जाते। सिमिलरली अगर आप देखोगे कनाडा के कोस्ट पे क्यूबेक जगह है, क्यूबेक इज ऑन द कोस्ट ऑफ कनाडा, वो पोलर रीजन में नहीं है, पोल से नीचे ही है, बट फिर भी वो जगह फुल फ्रोजन है। क्यों फ्रोजन है? क्योंकि वहां पे कोल्ड करंट फ्लो होता है, कोल्ड लैब्राडोर करंट फ्लो करता है। तो इसका मतलब ये है, कि करंट्स को फ्लो होने के लिए टेम्परेचर वेरिएशन भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे विंड्स। देखो विंड्स के बारे में मैं आपको बताया था कि जब भी जमीन गर्म होती है, ठीक है, फिर लैंड गेट्स हीटेड अप, लैंड के ऊपर की जो हवा होती है ना वो पहले हीट अप हो जाती है और फिर वो हवा ऊपर चली जाती है, हॉट एयर मूव्स अप। तो दूसरी जगह की हवाएं जो होती है इस लो प्रेशर को बंद करने के लिए, कम करने के लिए दूसरी जगह से ठंडी हवाएं आ जाती है। So winds also affect the temperature because they transport heat from one region to another. यहाँ पे मैंने लिखा है advection। अभी आप पॉज करके याद करो कि advection क्या था, कन्वेक्शन क्या था, कौन सा वर्टिकल मूवमेंट था, कौन सा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट था। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं वेजिटेशन कवर। जैसे मैंने आपको बताया, अगर किसी सॉइल पे वेजिटेशन नहीं होगा तो सॉइल को डायरेक्टली हीट मिलेगा, अगर वेजिटेशन होगा तो वेजिटेशन उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा एंड विल प्रिवेंट द लैंड फ्रॉम गेटिंग हीटेड फास्टर। इसके लिए सिर्फ ब्लू में जितना लिखा है उतना याद करो। टेम्परेचर वेरिएशन डेजर्ट्स में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन इन डेंस फॉरेस्ट आर लोअर, क्यों, और डेजर्ट्स में ज्यादा होती है, जैसे मैंने आपको बताया। और एक चीज जो नीचे वाला डेटा दिया है कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इक्वेटर के पास 5 डिग्रीज होता है, हॉट डेजर्ट के पास 38 डिग्रीज होता है। क्यों इक्वेटर के पास 5 डिग्रीज? क्यों मैम, आपने तो बोला इक्वेटर में तो बहुत ज्यादा हीट होती है, एग्रीड, बट जितनी ज्यादा हीट इक्वेटर पे उतनी ज्यादा बारिश भी होती है। सो इक्वेटर हैज, जितने भी आप देखोगे दुनिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है सारे अलोंग इक्वेटर्स है। सो इक्वेटर के यहाँ पे 5 डिग्री टेम्परेचर है, डेजर्ट्स पे 38 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि इक्वेटर के पास वेजिटेशन है। ठीक है, नेचर ऑफ सॉइल, हीट रेडिएट्स मोर रैपिडली फ्रॉम सैंडी सॉइल जो डेजर्ट्स में होती है एज कम्पेयर टू ब्लैक, येलो एंड क्लेई सॉइल। ठीक है, ये तो मैं आपको बताया, आप बस इसको पढ़ सकते हो। स्लोप, स्लोप में हमेशा याद रखना, जेंटल स्लोप मतलब रिलेटिवली स्मूथ एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ द माउंटेन। अगर एक्यूट एंगल हो जाता है तो स्टीप स्लोप है, स्टीप स्लोप से अगर कोई इंसान गिर रहा है डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा, हिल रोल एंड डाई। जेंटल स्लोप से अगर कोई इंसान गिरा यहीं पे गिर जाएगा। सो जेंटल स्लोप इज बेसिकली वाइडर एंगल। तो याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सन रेज इज ग्रेटर अलोंग द जेंटल स्लोप एंड स्मॉलर अलोंग द स्टीप स्लोप। ठीक है, ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोलर एनर्जी पर यूनिट एरिया अलोंग जेंटल स्लोप रेजेस द टेम्परेचर। इसका मतलब अगर पहाड़ ऐसा है रिलेटिवली जेंटल है तो ज्यादा धूप उस पर गिरती है, ज्यादा धूप गिरेगी ज्यादा टेम्परेचर। अगर पहाड़ स्टीप है कम ही टेम्परेचर, क्योंकि कम एरिया मिल रहा है ना उसको, कम एरिया में क्या हो जाएगा, कम हीट होगा। इसके लिए जो सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयस है वो वार्मर है, क्यों, क्योंकि सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय जेंटल, नॉर्दर्न हिमालय जो आप देखोगे काफी ज्यादा पॉइंटेड है, वो स्टीप स्लोप से, तो वहां पे गर्मी कम होती है क्योंकि वहां पे सनरेज कम पहुंचती है, क्योंकि एरिया कम है। इसके लिए नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय आर नॉट फेसिंग द सन, आर एक्सपोज टू कोल्ड नॉर्दर्नली विंड्स। ठीक है, दूसरे हैंड पे जो सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय दे आर सन फेसिंग एंड दे आर वार्मर, सेम चीज यहाँ पे। तो इस तरह मैंने आपको बताया लैटिट्यूडनल वेरिएशन किस तरह होता है हॉरिजॉन्टली। और एक चीज हम देखेंगे वर्टिकली भी तो देखना चाहिए कि टेम्परेचर कैसे वेरी करता है। ये तो मैंने आपको डेफिनेटली लैप्स रेट में बताया था कि एवरेज रेट ऑफ टेम्परेचर जैसे आप ऊपर जाओगे कम होता जाता है 6.5 डिग्रीज, और ये ट्रोपोपॉज तक होता है। ये नॉर्मली स्टैंडर्ड नॉर्मल लैप्स रेट बोला जाता है, बट ये हाइट, सीजन, लैटिट्यूड इसके साथ भी वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको क्लाइमेटोलॉजी में भी लिया जाता है। अगर कोई बच्चा नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, सेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सीटीईटी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसमें भी एक क्वेश्चन ज्योग्राफी के थ्रू पूछा जाता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। देखो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताओ, इन्वर्जन मतलब उल्टा। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, लॉन्गर विंटर नाइट, आपको तो ये तो पता है विंटर के सीजन पे रात ज्यादा लंबी होती है, स्काई भी क्लियर होता है कि बारिश नहीं होने वाली, ड्राई एयर होता है और विंड्स भी नहीं होती। ठीक है, तो ये फैक्टर्स को पहले
तो देखो आपको क्या याद रखना है कि विंटर में लंबी रात, क्लियर स्काई, ड्राई एयर और हवा नहीं फ्लो हो रही। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी अर्थ का सरफेस पे हीट था वो इजीली रेडिएट आउट कर देता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बहुत फास्ट होता है। अभी जमीन ने हीट लूज आउट कर दी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर की हवाओं ने भी अपना हीट लूज आउट कर दिया, क्योंकि रेडिएशन की वजह से देखो जमीन है, जमीन ने हीट लूज आउट कर दी, ऊपर जितनी भी हवाएं थी वो क्या करेंगी, उस टेम्परेचर के यहाँ पे जो भी हीट लॉस हुआ उसको कूल कर देंगी। मतलब जमीन से अगर हवाएं ऊपर भी जा रही है, ठंडी का सीजन है, ठंडी क्या कर रही है, जो ऊपर की ठंडी हवाएं उस हीट को कूल आउट कर देंगी। बट जो ऊपर की लेयर्स है, जो विच आर देयर अबव द लोअर लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर, वो इतनी आसानी से हीट लूज नहीं करती, तो रिलेटिवली वार्म रहेंगी। तो नॉर्मल कंडीशन में आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप ये एक्सपीरियंस करते हो कि टेम्परेचर कम होता है। लेकिन ठंडी के टाइम पे आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, अर्थ के सरफेस के पास एयर काफी कूलर थी, ऊपर की एयर काफी ज्यादा हॉट है। तो उल्टा हो गया ये टेम्परेचर का जो फिनोमेना था। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। और स्पेशली इंटरमाउंटेन वैलीज मतलब दो पहाड़ों के बीच में एब्जॉर्ब किया जाता है कि नीचे की हवाएं काफी कूल होती है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो ये गर्म हो जाती है। तो वर्टिकल हीटिंग में आपको टेम्परेचर इन्वर्जन याद रखना है। तो देखो अभी तक हमने टेम्परेचर पार्ट में क्या क्या पढ़ा। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, फिर हमने पढ़ा इंसोलेशन, फिर हमने पढ़ा हीटिंग कूलिंग इफेक्ट, आज के क्लास में हमने पढ़ा हीट बजट, फिर हमने पढ़ा लैटिट्यूडनल बैलेंस ऑफ हीट, फिर हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट को कौन कौन से 8 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फिर हमने वर्टिकल हीटिंग में बेसिकली पढ़ा वर्टिकल वेरिएशन में टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर टॉपिक यही खत्म होता है। नाउ वी मूव ऑन टू ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। काफी सिंपल टॉपिक है, मैं बस चाहती थी कि आप इन वर्ड्स के मीनिंग समझो, इसके लिए यहाँ से हम थोड़ा फास्ट मूव करेंगे। देखो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, पहले हम वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर समझते हैं। जो वाटर वेपर होता है ना एटमॉस्फेयर में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी भी सनरेज आ रही हो, चाहे वो सन से आ रही है, जमीन से आ रही है, वाटर वेपर प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्बिंग दिस। तो इसकी वजह से अगर सपोज आपको पता है प्लूटो, या ये जो प्लूटो तो अभी ठीक है, इट्स अ ड्वार्फ प्लैनेट, बट इन सारे प्लैनेट्स में ना बहुत ठंडी होती है। क्यों, ये जितनी भी अगर उन तक सनरेज पहुंच रही, दे डू नॉट हैव एटमॉस्फेयर, तो वो सारी की सारी हीट चली हो जाती है, लूज आउट होती है। बट क्योंकि ये वाटर वेपर जो होता है, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्बिंग द अमाउंट ऑफ हीट। क्या होता है, इट ट्राइज टू मेंटेन अ सूटेबल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में का काम कौन करता है, वाटर वेपर। क्योंकि आपने देखा जितनी भी धूप अर्थ तक आ रही है, अर्थ इज रेडिएटिंग ऑल द 51 यूनिट्स बैक। बट ऐसे तो नहीं ना कि हम ठंड के मारे एकदम तड़प रहे। क्यों नहीं तड़प रहे, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है। So the amount of water vapor present in the air affects the rate of evaporation and also determines the potential capacity of that air for precipitation. सिंपल सी बात है, अगर हवा में बहुत ज्यादा वाटर वेपर हो गया, एक्सट्रीम वाटर वेपर हो गया, तो क्या हो जाएगा, फिर बारिश हो जाएगी। क्योंकि हमने वाटर साइकिल में पढ़ा था, वाटर इवेपोरेट्स, वाटर वेपर गोज अप, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। तो वाटर वेपर देखो ना ही सिर्फ टेम्परेचर बैलेंस कर रहा है, बट प्रेसिपिटेशन में भी हेल्प आउट कर रहा है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी इज बेसिकली डिग्री ऑफ डैम्पनेस और वेटनेस ऑफ द एयर, हवा में कितनी नमी है, ठीक है। तो ये जो पानी के वाटर वेपर्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं किसी भी जगह किसी भी टाइम पे, इनको हम बेसिकली ह्यूमिडिटी बोलते हैं। सो ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी को दो टर्म्स में यूजुअली पढ़ा जाता है एनवायरमेंट में, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो एब्सोल्यूट का मतलब होता है यू गिव द एग्जैक्ट वैल्यू, रिलेटिव का मतलब आप किसी के साथ कंपेयर करो। पहले हम देखेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बेसिकली रेशियो है of mass of water vapor actually in the air to a unit mass of air including the water vapor। इसका मतलब वाटर वेपर का मास ले लो कितना हवा में, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ एयर, तो आपको बेसिकली वो वैल्यू बता देगा कि कितना वाटर वेपर है उस जगह पे। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर 100 यूनिट्स ऑफ एयर है और 100 यूनिट्स ऑफ एयर में 40 यूनिट वाटर वेपर के। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, 40 अपॉन 100, मतलब जो नीचे वाले 100 में भी वाटर वेपर इंक्लूडेड है। So 40 by 100 will give you how much? 0.4. 0.4 is the absolute humidity. So the capacity of holding water increases with increase in temperature. हमेशा याद रखना, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि ज्यादा ह्यूमिडिटी की कैपेसिटी किसमें होगी, गर्म हवा ठंडी हवा। हॉट एयर हैज मोर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर देन कोल्ड एयर, क्योंकि कोल्ड एयर के पास ऑलरेडी सैचुरेशन होगा, कोल्ड एयर के पास ऑलरेडी काफी वाटर वेपर होगा। तो हमेशा याद रखना जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर विल इंक्रीज। ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, देखो, it is a ratio of amount of water actually in volume of air, actually in a volume occupied by air to the amount of space that could contain at saturation। मतलब यहाँ पे ये क्या कर रहे, कैपेसिटी देख रहे हैं। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्लेन करके बता, जैसे मैंने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में आपको क्या बोला था कि पकड़ लो 100 यूनिट्स में 40 यूनिट वाटर वेपर था, तो 40/100। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हम क्या देखेंगे कि जो 100 यूनिट्स ऑफ एयर है उसकी कैपेसिटी कितनी है वाटर वेपर को कंसिस्ट करने की। सपोज 100 यूनिट ऑफ एयर की कैपेसिटी थी 60 यूनिट्स ऑफ वाटर वेपर रखने की, पर उसने सिर्फ 40 रखे हुए, तो 40/60 विल गिव द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब कितना है और कितना कर सकता था। अभी सैचुरेशन का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत सारे नॉन साइंस बच्चों को अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। सैचुरेशन मतलब बेसिकली क्या होता है, अमाउंट टू डिजोल्व। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं आपको एक गिलास पानी दूंगी और उसमें मैं आपको बोलूंगी 1 चम्मच शक्कर डाल दो और डिजोल्व करो, क्या वो पानी में शक्कर डिजोल्व हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ। फिर मैं बोलूंगी उसी गिलास पानी में आप 50 चम्मच शक्कर डाल दो, ट्राई टू डिजोल्व इट, क्या होगा, तो आप बोलोगे नहीं, शक्कर डिजोल्व नहीं होगा। क्यों, बिकॉज नाउ द सोल्यूशन इज सैचुरेटेड, उससे ज्यादा वो और डिजोल्व नहीं कर पाता। ठीक है, इंसानों के लिए सपोज अगर आपको मैंने सुबह से शाम तक पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप भी चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तो आप बोलोगे आप सैचुरेटेड हो गए हो। सैचुरेटेड इज नॉट अ वर्ड यूज्ड फॉर ह्यूमंस, ये सिर्फ साइंस में यूज किया जाता है। इंसानों के लिए मैं आपको एक नया अंग्रेजी वर्ड सिखा देती हूँ, द वर्ड इज सैशिएशन। अगर ज्यादा पढ़ाई होगी तो आप बोल सकते हो आई एम सैशिएटेड, पर हमेशा याद रखना जब आपको पढ़ के एग्जाम क्रैक करनी होती है, यू डोंट हैव टू बी सैचुरेटेड, आपको हमेशा अनसैचुरेटेड रहना है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई अंदर ले सको। कीपिंग दैट असाइड, आई थिंक यू अंडरस्टूड रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। बेसिकली इट्स कंपैरिजन कि कितना ह्यूमिडिटी है और कितना सैचुरेशन लेवल तक होना चाहिए। अब याद रखना ये जो फोर्थ पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ गिवन सैंपल ऑफ एयर बिकम्स फुल्ली सैचुरेटेड, मतलब उससे ज्यादा भी उस हवा में मॉइस्चर नहीं जा सकता, उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट और सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एट सैचुरेशन पॉइंट इज 100%, मतलब हवा अगर 100% पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी तो इसे ड्यू पॉइंट तक पहुंच गए। इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लेस देन 100%, हम उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे बढ़ेगी, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर गोज डाउन और व्हेन मॉइस्ट एयर इज एडेड। Relative humidity decreases when the temperature of air increases or when moist less is added to it, less moist air is added to। ये बस 2 पॉइंट्स आपको लास्ट के याद रखने, क्योंकि इसको मोर देन वन ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अभी हम लिखेंगे इवेपोरेशन। आपको पता है इवेपोरेशन आपने बचपन से पढ़ा होगा। इवेपोरेशन क्या होता है, वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। ठीक है, बट कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे। आपको पता है रेट ऑफ इवेपोरेशन कहाँ पे ज्यादा होगा, जमीन के या पानी के ऊपर, ऑब्वियसली उन्होंने पानी के ऊपर। फिर मैंने आपको ये भी बोला था हॉट एयर हैज मोर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर देन कोल्ड एयर, सो इवेपोरेशन गर्मी में ज्यादा होती है, ठंडी में कम। ठीक है, ओके। और एक चीज, इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अ सैंपल इज हाई, इट्स कैपेसिटी इट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग लेस मॉइस्चर। ठीक है, सिंपल सी बात ना, अगर किसी चीज में ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर है तो वो और मॉइस्चर कैरी करेगा क्या, नहीं। बट अगर किसी सैंपल में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो इसका मतलब वो ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, ये बस आप थियरी पढ़ सकते हो, नथिंग दैट इंपॉर्टेंट कि आपको याद रखना है। अभी जैसे जैसे आप ज्यादा इवेपोरेट करोगे, आप मुझे बताओ हवा ज्यादा ड्राई होएगी कि मॉइस्चर होएगी। ऑब्वियसली ड्राइनेस ऑफ एयर विल इंक्रीज, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेशन हो रहा है। दिस जस्ट थिंग यू कैन रीड, दैट इज ओके। ठीक है, आगे बढ़ते कंडेंसेशन की तरफ। कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर और क्रिस्टल। देखो, लिक्विड से वेपर में जा रहा था इवेपोरेशन, वेपर से लिक्विड में जाए या सॉलिड फॉर्म में जाए उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन में सिर्फ लिक्विड में नहीं जाता, सॉलिड फॉर्म में भी जाता है। When the temperature of saturated air falls below dew point, वो एयर और ज्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाता, तो क्या करेगा, जितना भी एक्सेस ऑफ ह्यूमिडिटी था
वो उसको गिव आउट करेगा इन फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। जस्ट रीडिंग कंडेंसेशन का प्रोसेस, नॉट गो थ्रू एकदम डिटेल में, इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट ये थियोरी आपको पता होनी चाहिए, कहीं और जाके बुक ना ओपन करो, इसके लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कंडेंसेशन बेसिकली दो तरीकों से होता है, ध्यान से सुनना। जब एकदम टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो अगर ड्यू पॉइंट पहुंचा गया, अगर पानी का कैपेसिटी इतना ज्यादा है और फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉस्ट बनेगा, स्नो बनेगा, क्लाउड्स बनेंगे। बट ड्यू पॉइंट तक ही अगर फ्रीजिंग पॉइंट है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ड्यू बनेगा, मिस्ट बनेगा, फॉग। मतलब सिंपल सी बात, सपोज एक क्लाउड है जिसमें बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, एकदम फुल ह्यूमिडिटी एकदम ज्यादा है, अभी आप उसको कंडेंस कर रहे हो, कूल कर रहे हो। अगर आपने उसको फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे कूल कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो बर्फ बन जाएगा, स्नो बन जाएगा। अगर आप उसको फ्रीजिंग पॉइंट तक ही कूल कर रहे हो रिलेटिवली, तो इसका मतलब क्या, वो बारिश बन सकती है, मिस्ट बन सकती है, फॉग बन सकता है, स्मॉग बन सकता है। तो आप बोलोगे मैम ये ड्यू क्या होता है, मिस्ट क्या होता है, फॉग क्या होता है, स्मॉग क्या होता है, सब तो सेम साउंड कर रहा है। डोंट वरी, इसको हम बहुत अच्छे से अभी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ड्यू क्या होता है। ड्यू मतलब बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट्स। जब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर पानी के फॉर्म में कंडेंस हो जाता है, तो सुबह सुबह आपको जो क्लाउड जो आपको प्लांट्स के ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स दिखते हैं, वो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन इन ड्यू ड्रॉप फॉर्म अकर्स व्हेन देयर इज क्लियर स्काई, ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी और कोल्ड लॉन्ग नाइट्स। तो इसके लिए आपको ना ठंडी के सीजन में आपको यूजुअली सुबह ड्यू ड्रॉप्स मिल जाते हैं। This condition leads to greater terrestrial radiation and the solid objects become cold enough to bring the temperature of the air down. ठीक है, तो अभी आपने ये कभी फील किया कि गर्मी के टाइम आप ज्यादा स्वेट करते हो, स्टार्ट स्वेटिंग मोर। तो सिमिलरली ड्यू ड्रॉप जब फॉर्म हो रहा है और बहुत ज्यादा हीट अप हो रही है, बहुत ज्यादा अर्थ से हीट बाहर लूज अप हो रही है, मतलब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आजू बाजू की जगह में भी जितना मॉइस्चर था वो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर क्या हो जाएगा, सारे ऑब्जेक्ट्स पे डिपॉजिट हो जाएगा और ड्यू फॉर्म होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट के लिए आपको सिंपल याद रखना है, फ्रॉस्ट क्या है, फ्रोजन आइस पार्टिकल्स। फ्रॉस्ट मतलब फ्रीजिंग। तो ड्यू पॉइंट जब फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो होता है, क्या हो जाएगा, जितने अभी ड्यू बनने वाले थे वो सारे पॉइंट्स फ्रॉस्ट बन जाएंगे। यहाँ पे एयर मॉइस्चर डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रॉस्ट इज नॉट गुड, क्योंकि अगर देखो बारिश हो जाती है, बारिश की बूंदे भी कभी कभी आपने एक्सपीरियंस की, बहुत जोर से अगर आपको लगती है। अब आप सोचो क्रॉप्स है, अच्छे से क्रॉप्स आर ग्रोइंग अप और उसके ऊपर अचानक से बर्फ के टुकड़े गिरने लग गए, क्या हो जाएगा, क्रॉप्स खराब हो जाएंगे। पोटैटोज, पीस, पल्सेस, सारे क्रॉप्स खराब हो जाते, प्लस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। सो फ्रॉस्ट इज रिलेटिवली नॉट दैट गुड। मिस्ट एंड फॉग, ध्यान से सुनना, जब भी कंडेंसेशन अर्थ की सरफेस के पास हो रहा है, दिस इज द क्राइटेरिया, when the condensation takes place in the air near the earth's surface in the form of water droplets। वो water droplets ड्यू की तरह किसी सरफेस पे सेटल नहीं हो रहे, वाटर ड्रॉपलेट्स है पर वो हवा में ही है, उसको हम बोलते हैं मिस्ट या फॉग। मिस्ट और फॉग के बीच में डिफरेंस क्या है, देखो, अगर मिस्ट होगा तो आपको 1 किलोमीटर तक दिखता है, 2 किलोमीटर से डिस्टेंस थोड़ा कम आपको दिखेगा। तो ये विजिबिलिटी एकदम ही कम है, 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस भी आपको नहीं दिख रहा, तो आप बोलोगे फॉगी हो गया। तो इसके लिए क्या आइडियल कंडीशंस है, क्लियर स्काई, काम एंड कोल्ड विंटर नाइट्स। तो आपको ये कंडीशंस याद रखने हैं, इसके लिए थियरी दी हुई है। तो मिस्ट और फॉग कब बनता है, जब अर्थ के सरफेस के पास कंडेंसेशन होता है और वाटर ड्रॉपलेट्स कहीं सेटल नहीं हो रही, हवा के अंदर ही है। तो हमने ड्यू देखा, फ्रॉस्ट देखा, मिस्ट एंड फॉग देखा, स्मॉग एंड क्लाउड्स देखते हैं। स्मॉग बेसिकली क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग, कि आपको ये हवा में जो नमियां दिख रही है, जो 1 किलोमीटर के अंदर भी विजिबिलिटी कम है, उसके अंदर अगर कोई स्मोक या पोल्यूटेंट्स ऐड हो जाए तो उसको स्मॉग बोलते हैं। दिल्ली में बहुत ही कॉमन है स्मॉग, इसके रेस्पिरेटरी इलनेस प्रॉब्लम्स भी होते हैं। क्लाउड्स मैंने यहाँ पे छोटा टॉपिक दिया है, जियोग्राफी में जब हम क्लाउड्स पढ़ेंगे तब हम एकदम टाइप्स ऑफ क्लाउड, सारी चीजें, सिट्रस क्लाउड्स, वो सारी चीजें, निम्बस क्लाउड्स, वो सब तो पढ़ेंगे, अभी नहीं। क्लाउड्स बेसिकली क्या होते हैं, विजिबल एग्रीगेट्स, आप देख सकते हो बादलों को। और क्या होता है क्लाउड्स में, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, आइस पार्टिकल्स होते हैं, दोनों भी होंगे और डस्ट भी होगा। सो क्लाउड्स जनरली कितनी हाइट पे आते हैं और क्या उनका अपीयरेंस है, फेदरी अपीयरेंस है, पैचेस में आ रहे, कंटिन्यूअसली आ रहे, उसके बेसिस पे क्लाउड्स को ये किया जाता है, क्या बोलते हैं, क्लासिफाई किया जाता है, उसको हम बाद में देख लेंगे। तो ये बेसिकली था आज के लिए इतना।
तो हमने ह्यूमिडिटी देखा, रिलेटिव एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी देखा, कंडेंसेशन देखा, फिर हमने क्या देखा प्रेसिपिटेशन में। बेसिकली ज्यादा डिटेल में मैं रेनफॉल और इस टॉपिक पे नहीं गई क्योंकि उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, वो हम जियोग्राफी में कवर अप करेंगे। बट हमने कौन कौन से वर्ड्स नए देखे, ड्यू देखा, फ्रॉस्ट देखा, फॉग देखा, फिर मिस्ट देखा, स्मॉग देखा, क्लाउड्स देखा। इन सारी चीजों की वजह से नेक्स्ट टाइम अगर सपोज मैं एनवायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स के ऊपर बात कर रही हूँ, क्लाउड्स के ऊपर बात कर रही हूँ, फॉग के ऊपर बात कर रही हूँ, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस मोर। तो बेसिक्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कवर अप हो जाता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वीक मैं आपको बताऊंगी बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, तब हम एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोटिक सिस्टम, एबायोटिक कंपोनेंट्स, उन सारी चीजों पे फोकस करेंगे। सो अगर कुछ डाउट हो प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना एंड डू प्लीज प्रैक्टिस हीट बजट का डायग्राम। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी एंड क्रैक। थैंक यू सो मच।